हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम जो अपना चैप्टर कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, उसका जो लास्ट टॉपिक है उसको समझेंगे और फाइनली चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। इस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम लोग बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अब तक हम लोगों ने क्या समझ लिया? अब तक बेसिकली हम लोगों ने जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके बारे में समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से। इनकी पावर्स क्या होती है, किस तरीके से ये क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, और किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है इनका पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है उसमें हम लोगों ने इनका इन्वॉल्वमेंट, इनकी पावर्स, इनकी पोजीशन, सारी चीज़ें समझ ली है। अब हम लोग अब इनके बारे में पढ़ने के बाद हम लोग समझेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी को। सो क्वेश्चन यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है दैट हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम लोगों ने ये अंडरस्टैंडिंग करी कि प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संसद में बैठते हैं, ठीक है, कानून लेकर आते हैं, डिसीजंस लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद लेजिस्लेचर उसको पास कर देती है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग इस तरीके से हो जाती है। बट क्या इनको फिर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कौन करता है? ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग हमारी पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हो रही है, उसको ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नेता लोग तो खुद जा करके नहीं करेंगे ना। कि अगर सपोज कोई पॉलिसी आ गई है, अगर हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, तो हर मंत्री जा कर के अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जा कर के ये थोड़ी ना वो जा कर के खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा खाना, है ना। उसको देख थोड़ी ना सुपरवाइज करेगा। तो सुपरविजन का जो काम होता है, जो पॉलिसी सेंट्रल लेवल पर ली जा रही है, स्टेट लेवल पर ली जा रही है, उसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम किसका होता है? वो होता है ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग ब्यूरोक्रेसी के बारे में समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। The executive organ of the government includes the prime minister, the ministers and the large organization which is called bureaucracy or the administrative machinery। तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है उसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर होते हैं, साथ ही साथ इनके साथ साथ में ब्यूरोक्रेसी भी होती है। और इसी ब्यूरोक्रेसी का दूसरा नाम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी कि प्रशासन करने वाली जो मशीनरी है, जो हमारे प्रशासक है, उसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। To underline the difference between the machinery and the military service, it is called the civil service। तो बेसिकली दो प्रकार की सर्विस होती है, एक होती है मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री सेवा होती है, और एक होती है सिविल सर्विस, जिसको सिविल सेवा भी कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है, मिलिट्री सर्विस और सिविल सर्विस में अंतर होता है। ठीक है, तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हुए हैं उनको हम मिलिट्री सर्विसेज से अलग डिमार्केट करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उनका नाम क्या दिया? उनका नाम हमने दिया कि ये सिविल सर्वेंट है। ठीक है, ये क्या है? सिविल सर्वेंट है। ये लोगों को डायरेक्टली सर्व कर रहे हैं एंड लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन सबको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। जैसे आप, मेरे हिसाब से सभी लोगों को पता भी होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर्स है, और भी अदर अदर प्रकार के ऑफिसर्स हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सब लोग सिविल सर्वेंट्स कहलाए जाते हैं। ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो काफ़ी ट्रेन्ड ऑफिसर्स होते हैं और साथ ही साथ स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं, एंड ये गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि जब एक बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करके आते हैं तो अप टू अ सर्टेन एज लिमिट तक ये लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और वो काम क्या होता है? पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में मदद करना और साथ ही साथ में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मदद करना। ठीक है, जैसे जब पॉलिसी का फॉर्मुलेशन की बात आ जाती है तो जो बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, वो जनरली क्या करते हैं? जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उसको हेड करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग फिर जो भी उस डिपार्टमेंट से कोई भी पॉलिसी बनानी है, सपोज रेलवे के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बनानी है, एनर्जी के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बनानी है, तो ये जो आईएएस ऑफिसर है वो क्या करेंगे? वो अपने जो मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके साथ में हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे और उनको बताएंगे कि इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो वो पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर इम्प्लीमेंटेशन में रोल कैसे निभाया जाता है? कि जैसे ही एक बार पॉलिसी बना दी गई, एक बार डिसीजन ले लिया सेंट्रल लेवल पर या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, फिर उसके बाद उसको ज़मीन पर उतारना, ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने वाले काम कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स करेंगे, ठीक है, ये सारे लोग करेंगे। सिमिलरली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। तो जो ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे होते हैं, जो ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सारी की सारी पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे।
ठीक है, ये पूरा का पूरा काम है किसका? सिविल सर्वेंट्स का। एक तरफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी मदद करना, दूसरी तरफ पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में भी मदद करना। ठीक है, समझ में आ गया? डेमोक्रेसी में क्या होता है देखो, डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर इन द चार्ज ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन। जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन करने की, वो किसकी होती है? वो होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की। किसकी होती है? इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे एमपीज़ हो गए या फिर एमएलएज हो गए, इनकी मेन जिम्मेदारी होती है। क्यों? जनता ने इन्हें चुना है। जनता ने अगर इन्हें चुना है तो इनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करेंगे पॉलिसी आए और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कराया जा रहा है, ये भी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की होगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या वो क्या करते हैं, वो बेसिकली इनके नीचे काम करते हैं। ठीक है, एमपीज़ और एमएलएज के नीचे काम करते हैं, क्योंकि लोगों ने डायरेक्टली तो इनको चुना है। ठीक है, लोगों ने डायरेक्टली इनको चुना है, ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करते हुए मेरिट के बेसिस पर आए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अकाउंटेबिलिटी है ना, जो लोगों के प्रति जो डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है, वो किसकी है? वो एमपीज़ और एमएलएज की है। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसीलिए बोला गया है कि जो पूरा का पूरा एरिया है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो पूरा कंट्रोल और सुपरविजन का जो काम है, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होकर के आए हैं उनकी होती है। ठीक है, इसके अलावा इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइजेज द कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेजिस्लेचर भी क्या है? लेजिस्लेचर जैसे कि संसद होगी या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगी, ये भी क्या करती है? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। कैसे? द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर ने कोई भी पॉलिसी बना दी है ना, तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। तो कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है या कोई भी सिविल सर्वेंट होता है, तो वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेकर आ सकता, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसकी वजह से लेजिस्लेचर की जो पॉलिसीज़ है वो क्या हो? वो वायलेट हो। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो लेजिस्लेचर है वो भी उनके ऊपर एक कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं कि लेजिस्लेचर ने जो पॉलिसी डिसाइड करी, पहली काम क्या है, उस पॉलिसी को वो क्या करेंगे? सिविल सर्वेंट्स क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और दूसरा, सिविल सर्वेंट ऐसा कोई मिसकंडक्ट नहीं कर सकते जिसकी वजह से वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, पूरे की पूरी एमपीज़ ने मिलकर के संसद में बैठकर डिस्कस करा है, उसको बनाया गया है, उसको उनके एक्शन की वजह से, सिविल सर्वेंट्स के एक्शन की वजह से कभी भी वो चीज़ वायलेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सिविल सर्वेंट्स को ध्यान रखना होता है कि जो भी कानून बनाया जा रहा है संसद के द्वारा, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करे एंड उनका कोई भी डिसीजन उस पर्टिकुलर पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो इस तरीके से लेजिस्लेचर का भी कंट्रोल वहाँ पर दिखाई देता है। तो ओवरऑल मोटे तौर पर अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, इस टॉपिक में हम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में पढ़ रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं एंड मोटी तौर पर हम लोगों ने जानकारी ली कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें एमपीज़ एमएलएज आते हैं, और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये इनके नीचे कौन काम करता है? इनके नीचे हमारे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने ये समझी कि लेजिस्लेचर भी इनके ऊपर एक बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। ठीक है, ये अब तक हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दी हुई है। अच्छा, तो इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो बहुत प्रोफेशनल है। ठीक है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से सारे काम किए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और एग्जामिनेशन के ज़रिए उनको एक तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम सुना होगा आप लोगों ने, स्टेट पब्लिक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम सुना होगा। तो इन एग्जामिनेशंस के ज़रिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग को अपॉइंट किया जाता है एंड बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद फाइनली क्या बनते हैं? प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। At the same time, this machinery is made politically accountable. The bureaucracy is also expected to be politically neutral. तो ये जो मशीनरी है वो क्या है? वो पॉलिटिकली अकाउंटेबल भी है। पॉलिटिकली अकाउंटेबल का मतलब क्या है कि जो उनके एमपीज़ है, जो एमएलएज है, वो क्या करेंगे? वो लोग कुछ पॉलिसी बनाएंगे, है कि नहीं? ठीक है, वो लोग पॉलिसी बनाएंगे, तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे आईएएस ऑफिसर्स या फिर आईपीएस ऑफिसर्स। तो इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए ये लोग क्या हुए? ये लोग अकाउंटेबल हुए। ये लोग क्या हुए? ये लोग हुए अकाउंटेबल। अकाउंटेबल किसके प्रति? अकाउंटेबल हुए अपने उन लोगों के प्रति, अपने एमपीज़ के प्रति और साथ ही साथ एमएलएज के प्रति। ठीक है, तो जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, सारे के सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो सारे बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, क्योंकि उनको ही इम्प्लीमेंट ये लोग कर रहे हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, दैट इज़ वाई उनको उनके प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा।
मतलब अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई देखो हमने ये पॉलिसी बनाई थी, तो उस पॉलिसी को आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, क्या उसके ऊपर कोई चेक रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, ठीक है, क्या आप ये देख रहे हो कि ऐसा तो नहीं है कोई फर्जी राशन कार्ड बना हुआ है और वो राशन जो है वो गलत तरीके से बेचा जा रहा है ना, क्या सभी लोग जो जिसको मिलना चाहिए राशन, क्या वो सभी लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। तो ये एमपी एमएलए जा करके क्वेश्चन इन लोगों से करते हैं, आईएएस ऑफिसर्स से करते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करते हैं, ठीक है, उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। इसीलिए इनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, आपकी जिम्मेदारी है, हमने पॉलिसी बना दी है, ठीक है, अगर हम लोगों ने पॉलिसी बना दी है तो आप लोगों को देखना है कि वो पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, और आप हमें रिपोर्ट करोगे जब भी कुछ गड़बड़ होगी, हमें जो भी क्वेश्चन पूछना होगा तो हम आप लोगों से पूछेंगे। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। समझ में आ गई बात। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो उन्होंने बोला है वो है द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को हमेशा न्यूट्रल होना होगा, ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल रहना होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब है किसी भी पार्टी, किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी मिनिस्टर के प्रति बायसनेस नहीं दिखानी है। किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट या किसी मिनिस्टर को फेवर नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है, क्योंकि दे आर द आईएएस ऑफिसर। उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। तो इसीलिए वो पॉलिसी को जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो वो किसी को फेवर नहीं करेंगे, वो हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। और न्यूट्रल का मीनिंग क्या है वो हम समझते हैं, दिया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजीशन ऑन पॉलिसी मैटर। सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी भी पॉलिसी मैटर पर कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेंगे। पॉलिटिकल पोजीशन का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि सपोज गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी, अब यहाँ पर जो भी आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर्स हैं तो अब वो कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेंगे। मतलब ये हो गया कि अब वो ये नहीं बताएंगे, वो इस तरीके से कमेंट नहीं करेंगे, अपना कमेंट नहीं करेंगे कि अच्छा ये पॉलिसी अच्छी है या ये पॉलिसी ख़राब है। ये कोई कमेंट उनकी तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि हमने समझ लिया है कि देखो आपका काम केवल इतना है, जो पॉलिसी बनेगी उसको केवल इम्प्लीमेंट करोगे, आप सजेशन नहीं दोगे, आप ये नहीं बताओगे, आप क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे कि इस पॉलिसी में ये कमियां हैं और इससे बेटर ये पॉलिसी लेकर के आ सकती थी। ये आपका काम नहीं है। पॉलिसी मेकिंग काम एमपीज़ और एमएलएज़ का है, तो वो काम अपना कर लेंगे। आपका काम है जो पॉलिसी बनाई गई है उसको इम्प्लीमेंट करोगे। आप कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लोगे किसी भी पॉलिसी मैटर पर। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे कि ये क्या लेकर के आ गए आप, नहीं, ये चीज़ आप नहीं कर सकती। यू हैव टू रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल। आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, आपको ऐसा कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपका काम है केवल और केवल जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम आपका है। तो आपका एक लिमिटेड एरिया है काम करने का। समझ में आ गया? तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का। दूसरा है, it is always possible that in a democracy a party is defeated in elections and new government wants to opt for the new policies in place of the policies of the previous government. In such a situation, it is the responsibility of the administrative machinery to faithfully and efficiently participate in drafting the policy and in its implementation. जनरली क्या होता है, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सरकार बदलती है, पार्टी भी बदलती है ना, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद नई गवर्नमेंट आती है। तो जब नई गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या लेकर के आएगी? वो नई पॉलिसीज़ लेकर के आएगी, है ना। प्रीवियस पॉलिसीज़ को चेंज करेगी, प्रीवियस सरकार की जो पॉलिसी आ रही है उसको चेंज करा जाएगा और कुछ नई नई पॉलिसीज़ लेकर के आएगी। ऐसे सिचुएशन में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नई सरकार के साथ में भी उतने ही फेथफुल तरीके से, उतने ही एफिशिएंट तरीके से और उतने ही कोऑपरेटिव तरीके से काम करेंगे जितना कि वो पिछली गवर्नमेंट के साथ कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि हमें पता है उनको क्या है, लगातार सरकार बदलेगी तो नई जो सरकार आएगी उनके साथ भी उतने ही कोऑपरेशन के साथ काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो पिछली गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल इतना ज़्यादा उनका हो गया कि अब वो जो दूसरी पार्टी की जो सरकार अभी रिसेंटली बनी है उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि देखिए आपका काम केवल इतना है कि आपको वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। तो आपको बहुत फेथफुल तरीके से काम करना है, बहुत एफिशिएंटली तरीके से काम करना है, चाहे पॉलिसी ड्राफ्टिंग की बात हो, चाहे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो। आपको ये नहीं देखना है कि पिछली गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही थी, ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, पिछली वाली अच्छी पॉलिसी बना रही थी, इस बार वाली अच्छी पॉलिसी बना रही है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जिम्मेदारी ये दी है कि आप उस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करोगे, कोऑपरेटिव तरीके से काम करोगे।
ठीक है। और आप किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्टर या कैंडिडेट को कभी भी या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को फेवर नहीं करोगे। आप हमेशा न्यूट्रल रहोगे कि भाई देखो मैं एज ए न्यूट्रल इंडिविजुअल हूँ, कोई भी गवर्नमेंट आ रही है तो जो भी गवर्नमेंट बने मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे हर किसी के साथ मिलकर के काम करना है, बिकॉज आई एम अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं हो। ठीक है, आपका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। आपका काम क्या है, यू आर अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और अगर आप परमानेंट हो तो आप गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट चेंज होकर आएगी उसके साथ आप काम करोगे। ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। समझ में आ गया? तो ये चीज़ होती है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, कि कोई भी पार्टी आए फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको काम करना है। एंड आपको किसी भी पॉलिसी मैटर पर कोई पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेनी, आपको कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना है। आपका काम इतना है कि जो पॉलिसी आएगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सीधी सी बात है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, और क्या दिया हुआ है इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बारे में, कुछ और बेसिक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है तो क्या क्या चीज़ें आती है इसमें? इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज आती है। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या है? 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है बेसिकली हमारी। और जो ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं वो लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी कंट्री में किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में जाकर के उनकी पोजीशन, उनकी एक तरीके से क्या होती है, पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो ओवरऑल पूरी की पूरी जो ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया लेवल पर वो काम करते हैं, जिसमें IAS ऑफिसर्स आते हैं, IPS ऑफिसर्स आते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 हमारी सर्विसेज आती है, IAS, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, फॉरेन सर्विस नहीं है यहाँ पर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है, फॉरेन सर्विस हमारी एक सेंट्रल सर्विस है। तो सेंट्रल सर्विस क्या होती है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है लेकिन बाद में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में ये चीज़ें दी हुई है, तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स अगर हम कह रहे हैं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी वो बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसमें सबसे पहले तो हमारी 3 ऑल इंडिया सर्विसेज आती है। साथ ही साथ कुछ स्टेट सर्विसेज भी आती है। ठीक है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ सर्विसेज है। ठीक है, तो उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के भी कुछ एम्प्लॉयज़ आते हैं जो क्या करते हैं, लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो गाँव में या फिर जो पंचायत है वहाँ पर जो हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स होती है, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स होती है, मनरेगा से जुड़ी हुई जो स्कीम होती है, इन सबको इम्प्लीमेंट करने का काम लोकल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो करते हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय का नाम क्या हो सकता है, जैसे कि एक एम्प्लॉय होता है VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पूरा काम यही है कि जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेकर आई है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है उस स्कीम को पर्टिकुलरली हर गांव में क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, मैरिज से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन रखना, पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। इस तरीके से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो लोकल गवर्नमेंट में काम करते हैं वो ये सारा काम कर रहे होते हैं। साथ ही साथ में कुछ टेक्निकल एंड मैनेजरल स्टाफ भी होते हैं विच आर रनिंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। PSU सुना होगा आपने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होते हैं, गवर्नमेंट के कंपनीज होती है एक तरीके से, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो उसमें क्या है, बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह काम करते हैं और इनको PSU ऑफिसर्स के तौर पर कहा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उसको प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट का काम एंड जो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है उसको वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है हमारे यहाँ पर। जब हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आता है कि कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज है, स्टेट सर्विसेज है, लोकल लेवल पर कुछ लोग हैं, साथ ही साथ में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा सिस्टम है हमारा। ठीक है, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है कि जब हमारे मेकर्स थे ना, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन पार्टीजन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। दे ऑल्सो वांटेड द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी टू बी इम्पार्शली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो क्या हुआ, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो समझते थे कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी का प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो प्रोफेशनल रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे, पहली चीज़ तो ये उनका प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है नॉन पार्टीजन होना ज़रूरी है, किसी को फेवर ना करे, किसी कैंडिडेट को फेवर ना करे, किसी मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस में आके काम ना करे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ के बारे में, ये जो नॉन पार्टीजन एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी की जो इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बहुत ज़्यादा अवेयर थे। इसी चीज़ को, इसीलिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए ताकि हमारी ब्यूरोक्रेसी को हम इंश्योर कर सकें कि वो नॉन पार्टीजन भी है और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी भी है। ठीक है, और तरीका क्या है, इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने इम्पार्शल तरीके से वो सेलेक्ट करे जाए, मेरिट के बेसिस पर वो सेलेक्ट करे जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें
कि जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में वो काम करे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करे, वो इम्पार्शल तरीके से सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी सेलेक्ट कर रही है अपने अलग तरीके से, तो जो उनके फेवरेट कैंडिडेट होंगे तो उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। हमें चाहिए इम्पार्शलिटी। तो इम्पार्शलिटी कैसे होगी? मेरिट के बेसिस पर कॉम्पिटिशन कराएंगे हम लोग। जो जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उस कंपटीशन को जो क्लियर करके आएगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो तरीका है वो हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो अब हम समझते हैं कि आखिरकार वो कौन सा तरीका है जिससे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इम्पार्शल तरीके से सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं। Union Public Service Commission has been entrusted with the task of conducting the process of recruitment of civil servants for the government of India. Similarly, public service commissions are also provided for the states, and members of the public service commissions are appointed for a fixed term. Their removal or suspension is subjected to a thorough inquiry made by the judge of Supreme Court. तो कुछ बहुत सारे प्रोविजंस हमने ऐड करे। सबसे पहला प्रोविजन क्या है? सबसे पहला प्रोविजन है हमने यूपीएससी जैसी संस्था बनाई। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। यूपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने यूपीएससी को बनाया और यूपीएससी को हम लोगों ने पावर दी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने पावर दी कि जो भी रिक्रूटमेंट करना है सिविल सर्विसेज में, इंडियन आईएएस का करना है, आईपीएस का करना है, आईएफएस का करना है, ठीक है, और भी जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज है, सबका जो रिक्रूटमेंट करना है ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, जितने भी लोग हैं उन सब का रिक्रूटमेंट यूपीएससी करेगी। और यूपीएससी क्या करती है? यूपीएससी बहुत फेयर तरीके से पूरे के पूरे प्रोसेस को चलाती है, इंश्योर करती है। कंपटीशन होता है, ठीक है, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे लोग आप में से सोच भी रहे होंगे कि आगे फ्यूचर में जा करके यूपीएससी का एग्ज़ाम दोगे, तो ये सिस्टम होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया, ठीक है। और ये बॉडी क्या करती है? बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बहुत पावर दी गई है। इसको पावर दी गई है कि एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगी, फेयर तरीके से कंडक्ट कराएगी, ताकि जो भी सिविल सर्वेंट्स आए वो मेरिट के बेसिस पर आए और वो इम्पार्शल तरीके से सेलेक्ट किए जाए। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। तो सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी होती है, सिमिलरली स्टेट लेवल पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, ठीक है। जैसे कि एमपी में एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपी में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा में भी अपनी है, राजस्थान में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो जैसे सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी होती है वैसे स्टेट लेवल पर उनकी पब्लिक सर्विस कमीशंस होती है, ठीक है। और ये दोनों के पास क्या है? लगभग सिमिलर पावर है। जैसे सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी के पास पावर है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट पे स्टेट लेवल पर जो सिलेक्शन होता है ब्यूरोक्रेट्स का, ठीक है, पीसीएस ऑफिसर्स जिसको कहते हैं, तो उनका सिलेक्शन एसपीएससी करती है। इसीलिए एसपीएससी को भी पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन दो बॉडी को ऐड कर दिया और इन दो बॉडी को जिम्मेदारी दे दी कि देखो भाई, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम होगा उसको बहुत फेयर तरीके से आप कंडक्ट करोगे और सारी के सारा जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है सिविल सर्विसेज का वो आप देखोगे। समझ में आ गई बात? तो ये दो बॉडी हमने बना दी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बना दी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, एसपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स का मतलब क्या है कि जो बेसिकली इसकी पूरी की पूरी फंक्शनिंग को देखेंगे। चेयरमैन होता है, एक यूपीएससी का चेयरमैन होता है और साथ ही साथ में कुछ मेंबर्स भी होते हैं, लगभग 8 से 10 के बीच में मेंबर्स भी होते हैं। तो ये सब लोग क्या है? यूपीएससी के मेंबर हैं। सिमिलरली स्टेट पब्लिक सर्विसेज में भी कुछ मेंबर्स होते हैं जो पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग को करते हैं, ठीक है। तो इन मेंबर्स को क्या किया गया है? ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पर, इन मेंबर्स को एक फिक्स्ड टर्म दिया गया है, ठीक है। इन मेंबर्स की एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि आप इतने साल तक अगर मेंबर बनते हो यूपीएससी के या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो आप इतने साल तक उसके मेंबर बने रहोगे। जैसे कि यूपीएससी में अगर अगर कोई यूपीएससी का मेंबर होता है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि वो कम से कम 6 साल तक को तो यूपीएससी का मेंबर बना रह सकता है, या फिर अप टू अ एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। सिमिलरली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कुछ ऐसा ही है, लगभग अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर भी 6 ईयर्स है एंड यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 62 ईयर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम 6 साल तक तो इनके पास एक फिक्स्ड टर्म है, ठीक है, कोई निकाल नहीं सकता।
अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं करा, कोई मिसकंडक्ट नहीं करा, तो दे हैव ए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कम से कम कि 6 साल तक तो वो रहेंगे ही मेंबर्स। ठीक है। साथ ही साथ में अगर इनको सपोज रिमूवल करना है, ठीक है, अगर सपोज कोई मेंबर है, ऐसा तो नहीं है कि मेंबर को कभी निकाला नहीं जा सकता, अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, तो फिर उनका रिमूवल भी होगा। तो रिमूवल के लिए क्या प्रोसीजर है, रिमूवल करना हो या फिर उनको सस्पेंड करना हो उस पर्टिकुलर पोजीशन से, तो वो कैसे किया जाएगा, वो एक इंक्वायरी के जरिए किया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक इंक्वायरी जाएगी। ठीक है, सपोज किसी ने कोई मिसकंडक्ट करा है, ठीक है, किसी ने कोई मिसकंडक्ट करा, कुछ गलत काम करा, कोई यूपीएससी का मेंबर था, उसने कुछ गलत काम किया, ठीक है, या फिर मिसकंडक्ट के अलावा भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अदर प्रोविजंस है, जैसे किसी ने मिसबिहेव करा हो, अगर कोई मेंटली फिट हो, अनफिट हो गया हो, कोई बैंकरप्ट हो गया हो, अलग अलग कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, अगर कोई मिसबिहेव करता है, मेंटली अनफिट पाया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पर्टिकुलरली उनको रिमूव कर दिया जा सकता है। और वहीं अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो क्या होगा, मिसकंडक्ट में बेसिकली क्या किया जाएगा कि पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी, और वो रिपोर्ट कहाँ भेजी जाएगी, वो रिपोर्ट भेजी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास वो चीज़ भेजी जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि ये जो इंक्वायरी करी गई है, जो रिपोर्ट तैयार करी गई है, क्या वो चीज़ ठीक है या फिर नहीं है। और अगर वो ठीक पाई जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट फिर रिमूवल का ऑर्डर दे देंगे कि ठीक है, इस पर्टिकुलर मेंबर को आप रिमूव कर दो। एंड रिमूवल का जब ऑर्डर आ जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट फाइनली उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो देख रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसीलिए बनाया गया है ताकि गवर्नमेंट अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए ऐसा ना हो कि किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को कभी भी चाहे तो निकाल सकती है। ये बेसिक आइडिया है इसके पीछे। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहे हर मेंबर के लिए, ये चीज़ इंश्योर करी जाती है। और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा तभी तो कॉन्फिडेंट तरीके से यूपीएससी के मेंबर्स, एसपीएससी के मेंबर्स फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट करा सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने ऐड करी है। और क्या दिया हुआ है, और एक बार और देख लेते हैं। Efficiency and merit are the norms for recruitment. The Constitution also ensures that all sections of society, including the weaker sections, have an opportunity to be the part of public bureaucracy. तो एफिशिएंसी तो हमें चाहिए, साथ ही साथ हमें मेरिट भी चाहिए, है ना। मेरिट तो हम लोगों ने इंश्योर कर लिया क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, आरपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एग्ज़ाम में जो बढ़िया करता है, जो कट ऑफ क्लियर कर लेता है, फाइनली इंटरव्यू वगैरह में भी पास हो जाता है। तो जो भी 3 प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर मेंस एग्जामिनेशन, फिर इंटरव्यू एग्जामिनेशन, सबको जो क्लियर कर लेगा और जो फाइनली लिस्ट में आ जाएगा जिसका नाम, वो क्या बन जाते हैं, वो ऑफिसर्स बन जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ तो होती है। तो एफिशिएंसी और मेरिट तो हम लोग इंश्योर कर ही रहे हैं। साथ ही साथ में एक और चीज़ है, साथ ही साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि इंडिया में जितने भी सारे वीकर सेक्शंस हैं, उनके मेंबर्स भी यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को एग्ज़ाम को क्लियर कर सके, एंड वो भी इन सर्विसेज में जा सके। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, है ना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो हर किसी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। तो अगर कोई वीकर सेक्शन है तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो आईएएस बन सके, वो आईपीएस बन सके, वो आईएफएस बन सके, है कि नहीं। तो इस प्रोविज़न के लिए हम लोगों ने क्या करा, इसके लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन दी, रिजर्वेशन का आइडिया दिया, मतलब रिजर्वेशन को हम लोगों ने इंक्लूड करा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि जो एससी है, जो एसटी है, उसको क्या दिया जाएगा, इन 2 कैटेगरीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन के तौर पर दे रहे हैं। साथ ही साथ में जो ओबीसीज़ है उनको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो कुछ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है, विमेन कैंडिडेट्स को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, यूपीएससी में अभी विमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज में विमेन के लिए कुछ सर्टन कोटा फिक्स किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो अब तो आई थिंक ईडब्ल्यूएस के लिए भी आ गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आ गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है ना, उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए बेसिकली हम लोग एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक ब्यूरोक्रेसी में, ताकि ये सारे सेक्शंस भी क्या हो सके, ये सारे सेक्शंस भी हमारे ऑफिसर्स बन सके। इन सभी सेक्शंस में से भी लोग आए और वो हमारी कंट्री को चलाएं। ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने समझ ली। अब यहाँ पर बात आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो 3 प्रकार के सिविल सर्विसेज को, मतलब सिविल सर्विसेज को 3 प्रकार में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले आती है ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज है। ठीक है, पहले 2 थी, 2 कौन सी थी, आईएएस थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड इंडियन पुलिस सर्विस थी। इसके बाद आज़ादी के बाद हम लोगों ने क्या करा, एक और सर्विस ऐड करी जो कि है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस। ठीक है, इंडियन क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हम लोगों ने ऐड करी है।
ठीक है। तो ये 3 सर्विसेज है आज के टाइम में हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ये तो हो गया। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होगा, जो भी इनके रिगार्डिंग रूल्स वगैरह होंगे सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, इनका रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगा, ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा, कैसे इनको रिमूव किया जाएगा, सब कुछ कौन तय कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर रही है। तो ये होगी पहली हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज, 3 सर्विसेज जिसके अंतर्गत आती है। दूसरी हमारी आती है सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज में जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस आ गई, ठीक है। तो देखो IFS यहाँ पर है, हमारी इंडियन फॉरेन सर्विस क्या है, एक सेंट्रल सर्विस है। जनरली यहाँ पर हाँ इंडियन फॉरेन सर्विस है। जनरली हम लोगों को क्या लगता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विस आती है, नहीं, इंडियन फॉरेन सर्विस एक सेंट्रल सर्विस है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है। इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर रखना एकदम, ठीक है। तो इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज है जो ग्रुप A और ग्रुप B की जो सर्विसेज होती है वो सारी की सारी सेंट्रल सर्विसेज में आती है। जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस होती है, एक IAAS होती है, ठीक है। सिमिलरली इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी सर्विसेज होती है। इंडियन पोस्टल सर्विस होती है, IPS, यानी कि यहाँ पर पुलिस सर्विस नहीं, इंडियन पोस्टल सर्विस, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, सेंट्रल सर्विसेज है। तो सेंट्रल सर्विसेज है तो इसके रिगार्डिंग भी रूल्स और रेगुलेशन वगैरह कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो ये अलग क्राइटेरिया हो गया कि ये जो सेंट्रल सर्विसेज है ये क्या है, ग्रुप A एंड ग्रुप B के सर्विसेज है। अगर हाँ ग्रुप A और ग्रुप B की सर्विसेज है तो इसमें अलग अलग प्रकार की सर्विसेज आती है, ठीक है। थर्ड प्रकार की जो सर्विसेज है हमारी वो क्या आ जाती है, वो आ जाती है स्टेट सर्विसेज। तो ठीक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज एक तरीके से रिक्रूट करती है, ठीक है, वैसे ही हर स्टेट में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी अपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी सर्विसेज में इंक्लूड करती है। जैसे कि स्टेट की खुद की सिविल सर्विस हो सकती है, ठीक है, स्टेट की जुडिशल सर्विसेज भी हो सकती है, मेडिकल सर्विसेज भी हो सकती है, बहुत सारी अदर अदर प्रकार के सर्विसेज हो सकती है। जैसे यहाँ पे सेल्स टैक्स ऑफिसर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, हर स्टेट में अपनी अपनी बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज होती है और उनका एग्जामिनेशन, उसके रिगार्डिंग जो रूल्स वगैरह होता है वो कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, बिकॉज दैट इज़ अ स्टेट सर्विस, ठीक है, क्योंकि वो स्टेट सर्विस है ना कि वो सेंट्रल सर्विस है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन है हमारी सिविल सर्विसेज में। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी है उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का रोल क्या है और इंडियन पुलिस सर्विसेज का रोल क्या है। पर्सन सेलेक्टेड बाय UPSC फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ द हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट्स। You may know the collector of a district is the most important officer. Collector of the district is the most important officer of the government at the district level. ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो किसी भी स्टेट में जो सबसे ज़्यादा हायर लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहते हैं ना, वो कौन होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर होते हैं और साथ ही साथ में IPS ऑफिसर होते हैं। जैसे कि किसी भी स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो हाईएस्ट IAS ऑफिसर जो होगा वो क्या होगा, वो उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होगा, ठीक है। बहुत सारे IAS ऑफिसर्स होते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कोई किसी और पोजीशन पर होता है, कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, लेकिन इन सभी IAS ऑफिसर्स में से जो सबसे सुप्रीम IAS ऑफिसर होता है वो क्या होता है, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी। ये क्या करते हैं, ये जो चीफ मिनिस्टर है उनको क्या करते हैं, उनको लगातार एडवाइस करते हैं, उनको पॉलिसी के बारे में इनपुट देते हैं कि ये पॉलिसी बढ़िया है, इस पॉलिसी को हम लेकर आ सकते हैं, पॉलिसी के बारे में बताते रहते हैं। और जो भी पूरी की पूरी स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सुपरवाइज करना होता है, वो किसकी जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल पर है स्टेट में। सिमिलरली ये तो हो गया IAS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी। अगर हम IPS ऑफिसर की बात करें, ठीक है, तो सबसे बड़े जो IPS ऑफिसर होते हैं किसी भी एक स्टेट में उसको क्या कहा जाता है, DGP, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो होते हैं स्टेट के DGP। वो क्या करते हैं, जो DGP होते हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट का काम करते हैं। पूरे के पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है, DGP के हाथ में होती है, सबसे बड़े अधिकारी IPS ऑफिसर, ठीक है। तो ये क्या है, तो चीफ सेक्रेटरी हो गया और DGP हो गया, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं जब भी हम किसी भी स्टेट की बात करते हैं तो, ठीक है। पूरा का पूरा जो दारोमदार होता है ना किसी भी स्टेट को चलाने का, ये इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर पर होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पावर्स भी होती है इसीलिए इनके पास। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने समझ ली। और क्या है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कलेक्टर कहा जाता है ना। तो उसको क्या कहा जाता है, कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, डू यू नो दैट द कलेक्टर इज़ नॉर्मली एन IAS ऑफिसर एंड द ऑफिसर इज़ गवर्न बाय द सर्विस कंडीशंस विच इज़ लेड डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो
देखो एक चीज़ यहाँ पर जो समझनी है वो ये समझनी है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टेट में सबसे बड़ा कौन होता है। अभी हमने स्टेट में देखा डीजीपी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, है ना। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट होती है, चाहे डीजीपी की अपॉइंटमेंट की बात कर ली जाए या फिर चीफ सेक्रेटरी की बात कर ली जाए, ये इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बिकॉज आईएएस और आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस है, तो किसी भी स्टेट में इनकी अपॉइंटमेंट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन कर रही है? उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है। इस चीज़ को डिस्टिंक्शन करना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज है आईएएस और आईपीएस, तो ऑल इंडिया सर्विसेज है अगर, तो हमने अंडरस्टैंड भी करा था कि इनकी पोस्टिंग हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, जो भी मैटर है वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाले जो बड़े बड़े पद अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी पूरी की पूरी जो उनका पोस्टिंग और उनकी अपॉइंटमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ठीक वैसे ही जो स्टेट में जो एक डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कहते हैं, उसको भी कौन अपॉइंट कर रहा है? उसकी भी सर्विस कंडीशन कौन तय करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर समझनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चाहे कोई आईएएस ऑफिसर हो, चाहे कोई आईपीएस ऑफिसर हो, वो काम तो करेगा स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, ठीक है। वो काम करेगा एक स्टेट में काम करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करेगा वो। लेकिन उसका रिक्रूटमेंट वगैरह, उसका रिक्रूटमेंट करना और जो भी इंपॉर्टेंट सर्विस कंडीशन होती है वो तय कौन करता है? वो स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं करती, वो तय करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया? ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों को समझनी थी। इसके अलावा हाउएवर द आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन गो बैक इनटू द सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है। तो भले ही वो स्टेट लेवल पर काम कर रहे हो, राज्य सरकार के लिए वो काम कर रहे हो, तो वो दोनों की पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी इंप्लीमेंट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी इंप्लीमेंट वो करेंगे, ठीक है। ये बात तो चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर वो स्टेट के लिए काम कर रहे हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनका ट्रांसफ़र कभी भी कर सकती है, ठीक है। उनको वापस सेंट्रल गवर्नमेंट में बुलाया जा सकता है कि तुम हमारे लिए ये काम करो, और जो है ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है उनका, है ना। और साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर उनको कभी निकालना होता है, कभी भी आईएएस आईपीएस को निकालना होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कभी उनको रिमूव नहीं कर सकती है, कभी भी उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट उनको नहीं अपॉइंट करती है। इसीलिए उनके पास ये पावर भी नहीं है कि वो उनको रिमूव कर दे या उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले ले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कोई आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर कभी मिसकंडक्ट भी करता है ना, कभी गलत व्यवहार भी करता है, कुछ करप्शन में पाया जाता है, या फिर कभी लॉ का वायलेशन भी इवन अगर वो कर देता है ना, तो उसके ऊपर सजा देने की जिम्मेदारी, उसको डिसमिस करने की जिम्मेदारी, उसको डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। उसको डिसमिस हमेशा कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। उसको डिसमिस हमेशा कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट वाया प्रेसिडेंट करवाएगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पता है, अंडरस्टैंड हम लोगों ने कर लिया था अब तक पूरे चैप्टर में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होता है वो किसके नाम पर होता है? प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। तो जब भी उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, उनको डिसमिस किया जाएगा, ठीक है, उनको रिमूव कर दिया जाएगा आईएएस या आईपीएस को उनकी पोजीशन से। कौन कर सकता है? केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा करा जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझनी है। तो इससे क्या समझ रहे हैं? आइडिया क्या है इसके पीछे? आइडिया ये है कि देखो पूरा का पूरा जो सेंट्रल सर्विसेज, मतलब ऑल इंडिया जो सर्विसेज है ना हमारी, आईएएस आईपीएस, उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका है? वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, वो किसका है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस चीज़ को यहाँ पर समझो, बार बार वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट दे आर अंडर द सुपरविजन एंड द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही बात हम लोगों ने अभी समझ ली कि सुपरवाइज कौन करेगा, कंट्रोल कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। दीज आर द ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स appointed by the UPSC, administrations of the state is also looked after by the officers which are appointed through the State Public Service Commission। तो बहुत सारे लोग एक स्टेट में आईएएस आईपीएस तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में पीसीएस भी काम कर रहे हैं, पीसीएस ऑफिसर्स भी काम करते हैं। और पीसीएस ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट पब्लिक सर्विस, जैसे कि एसडीएम होते हैं, ठीक है, तहसीलदार होते हैं। तो ये क्या है? ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के थ्रू आते हैं, समझ गए हो? तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी क्या कर रही है? अपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करती है। और क्योंकि अगर ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिक्रूट करे गए हैं, तो इनको निकालेगा कौन? इनको निकालेंगे भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इनके ऊपर कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट का। समझ में आ रहा है?
जो जिसके द्वारा अपॉइंट करा जाएगा उसको रिमूव भी वही कर सकता है, ठीक है। इसीलिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो काम करने आएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रिक्रूट करा जाएगा, उनको रिमूव भी केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है? इसके अलावा बाकी सारी यही मोटी मोटी बात है कि कौन किसको निकालेगा और किस तरीके से सारी चीज़ें निकाली जाएगी, है ना। यही सारी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस करी गई है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। द ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रीच द पीपल, बट मोस्ट ऑफन इट इज सो पावरफुल दैट द पीपल आर अफ्रेड ऑफ अप्रोचिंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर. It is a common experience of the people that the bureaucracy is insensitive to the demands and the expectations of the ordinary citizen. ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर क्या बात करी गई है ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग, जो चैलेंजेस है, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो कमियां हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, पहली चीज़ उन्होंने यहाँ पर बात करी कि ब्यूरोक्रेसी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वेलफेयर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि हर वेलफेयर पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई गई पॉलिसी है वो लोगों तक पहुँचे, एक एक व्यक्ति तक पहुँचे। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए एलिजिबल है, उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल है ना, तो उसके पास वो स्कीम पहुँचनी चाहिए। अगर आयुष्मान हेल्थ कार्ड उसको मिल सकता है, अगर वो उसके लिए एलिजिबल है, तो आयुष्मान हेल्थ कार्ड हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसके लिए एलिजिबल है। अगर फ्री राशन गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जिम्मेदारी है ये इंश्योर करना कि फ्री राशन सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, कहीं उसमें कोई करप्शन तो नहीं कर रहा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स वैसे ही है ना जैसे गवर्नमेंट दे रही है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कहीं वो मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा उसमें। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है? ये सब कुछ ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है। तो मोटे तौर पर अगर हम सही में अंडरस्टैंड करना चाहें ना कि चेंज कैसे आएगा, लोगों की लाइफ में चेंज कैसे आएगा, गवर्नेंस में चेंज कैसे आएगा, तो गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी निभाती है। और जितना ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म आएंगे, उतनी ज़्यादा बेटर तरीके से लोगों को सर्विस मिल पाएगी, उतने ज़्यादा बेटर तरीके से हमारी जो पॉलिसीज़ है वो इम्प्लीमेंट हो सकेगी ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर कुछ बात बताई गई है। बट जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग बेसिकली डरते हैं। ठीक है, कभी भी कोई IAS ऑफिसर आ गया या IPS ऑफिसर आ गया, उसे अप्रोच करने में भी डरते हैं, है ना। कुछ कुछ कंडीशन में देखा होगा, मतलब कुछ लोग उनकी पावर्स को देख करके डर जाते हैं कि अच्छा यार ये तो इतना बड़ा ऑफिसर है, कैसे बात करेंगे, कैसे उनको अपनी बात बताएंगे, है कि नहीं, ये चीज़ होती है। साथ ही साथ में हम लोगों ने कुछ कुछ इंस्टेंसेस में कुछ एक एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पर हमारे सामने हम देखते हैं कि कुछ कुछ ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जो लोगों की डिमांड्स हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली खरे नहीं उतर पाते। ठीक है, जो एक्चुअली में लोगों को सर्व करना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं उतर पाते और खड़े नहीं उतर पाते। और साथ ही साथ में जनरली अपनी पावर्स को भी मिसयूज़ करते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑफिसर्स को देखा है। ठीक है, कि अपनी अपनी पावर्स को भी मिसयूज़ कर रहे हैं और जो एक्चुअली में लोगों को सर्व करने के लिए जो पावर दी गई थी वो नहीं कर रहे हैं। करप्शन के केसेस भी हमने देखे हैं। ठीक है, एक एक दो एग्जाम्पल हम लोग जनरली रोज़ रोज़ लगभग न्यूज़पेपर्स में देख लेते हैं कि आज इन पर्टिकुलर ऑफिसर के घर में इतने पैसे मिले हैं। ठीक है, और इन पर्टिकुलर ऑफिसर ने क्या करा, इन पर्टिकुलर ऑफिसर ने अपनी पावर को मिसयूज़ करा, कभी भी किसी को भी मार दिया जाता है। ठीक है, बीइंग एन IAS या फिर IPS ऑफिसर, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमारे सामने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये जनरली होता है कि जब कोई व्यक्ति जिसके पास पावर है वो इस पावर की इंपॉर्टेंस को ना समझते हुए और केवल पावर को अपने आप को कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए मिसयूज़ करता है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स उसी की वजह से आते हैं, इसी की वजह से ये सारी सेंसिटिविटीज़ होती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है ना कि अगर सपोज़ अगर 10 लोग गलत है, अगर पूरे के पूरे सिस्टम में अगर 10 लोग गलत है, तो जो 90% लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम लोग इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, बिल्कुल मानते हैं कि पूरी की पूरी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, है ना, बहुत सारे लोग अपनी पावर्स को मिसयूज़ करते हैं, बट नो डाउट हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स भी हैं। अगर वो लोग ना होते ना, तो जो डेवलपमेंट रेगुलर बेसिस पर जो हो रहा है ना, जो चेंज रेगुलर बेसिस पर हो रहा है ना, उनकी अगर वो ऑनेस्ट ना होते तो शायद ये चीज़ें हमारे सामने ना आ पाती। ठीक है, शायद हम गाँव के लेवल पर जो आज के टाइम में जो विमेन पंचायत, जो विमेन सरपंच बन रही है वो ना हो पाता, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, जब भी कोई ऐसा केस आता है उनके सामने कि इलेक्ट तो लोगों ने विमेन सरपंच को करा, लेकिन उसका पति क्या कर रहा है, उसका पति सारी रियल पावर्स को यूज़ कर रहा है और उसका पति जा कर के शपथ ग्रहण कर रहा है, तो उस कंडीशन में सीधा सीधा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके पास रिपोर्ट जाती है एंड वो उस पर एक्शन लेते हैं।
और वो अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि देखो रिजर्वेशन आपको दिया गया है, पावर आपको मिली है, लोगों ने आपको चुना है, तो अगर महिला को चुना है तो महिला ही उस पावर को एक्सरसाइज करेगी, इस चीज़ को वो इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, हर चीज़ को चेक किया जाता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस जिसकी है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ज़्यादातर हमारे ऑफिसर्स अगर ऑनेस्ट ना होते ना, तो जो चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो आए हैं ना, वो शायद ना आ पाते। ठीक है, तो नो डाउट अबाउट दैट कि कुछ लोग हमेशा अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग करप्शन कर रहे हैं, बट कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं और हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चैलेंजेस के बारे में तो ज़रूर पढ़ेंगे, बट हमें ये भी साथ में समझना है कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। किसी आईपीएस या किसी आईएएस का एक डेली शेड्यूल देखना और देखना कि वो कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये जो हमारा डेवलपमेंट जो है ना, पूरा का पूरा जो भारत को चलाने की जो जिम्मेदारी है ना, इन्हीं के ऊपर है। तो ये इंपॉर्टेंस है उन लोगों की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या बात करा गया है, यहाँ पर बात करी गई है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ब्यूरोक्रेसी को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फेस करनी पड़ती है। खास तौर पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस अपनी पावर का रोप दिखाते हैं। ठीक है, अगर सपोज़ किसी आईपीएस ने किसी पॉलिटिशियन के पर्टिकुलर रिलेटिव को पकड़ लिया तो अपनी पावर का यूज़ करेंगे और उसको छुड़वाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? कोई अगर करप्शन का केस है तो पॉलिटिशियन क्या करेंगे, पॉलिटिशियंस बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर फाइल को इग्नोर कर दो, है ना, उस पर्टिकुलर फाइल पर कोई एक्शन ना लो, प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, धमकी देंगे या लालच देने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि अपनी जो पॉलिटिशियंस है वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए ब्यूरोक्रेट्स का जो ड्यूटी है उसको इंटरफेयर करते हैं और उसको सही तरीके से करने में क्या करते हैं, एक तरीके से हर्डल क्रिएट करते हैं। इसीलिए क्या बात करी जा रही है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस देखी है, इसीलिए डिमांड ये करी जाती है कि कुछ ऐसे सेफगार्ड ज़रूर होने चाहिए, कुछ ऐसे सेफगार्ड ज़रूर होने चाहिए जिससे कि ये जो इंटरफेरेंस है वो क्या कर सके, इंटरफेरेंस को रोका जा सके। एंड वी कैन इंश्योर, इस तरीके से हम लोग क्या इंश्योर कर पाएंगे कि जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स है वो बिना किसी फियर के, है ना, उनको कोई डर नहीं होगा कि भाई हमारी पोस्टिंग कहीं और किसी पिछड़े इलाके में कर दी जाएगी या फिर हमारी पोस्टिंग बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी, है ना, हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई फियर नहीं होगा, ना ही उनको कोई लालच होगा। ठीक है, ना ही उनको किसी भी प्रकार का लालच होगा। तो समझ रहे हो, तो जब ये इंटरफेरेंस हम लोग क्या कर देंगे, अगर इस इंटरफेरेंस को हम मिनिमाइज़ कर देंगे ना, तो मे बी हो सकता है कि और ज़्यादा बेटर तरीके से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम कर सके बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। ठीक है, इसके अलावा it is also felt that there has to be that enough provisions are not there to ensure the accountability of the bureaucracy to the citizens. There is an expectation that the measures like the right to information may make the bureaucracy little more responsive and accountable. तो एक और इशू है, देखो 3 इशू हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला इशू क्या था, सबसे पहला इशू था कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इनसेंसिटिव होते हैं, है ना, अपनी पावर्स को मिसयूज़ करते हैं, करप्शन करते हैं, तो वो पहला इशू था। दूसरा इशू क्या था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, उनके उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं एंड जो काम उनको करने देना चाहिए वो काम नहीं करने देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में भी हमें इंश्योर करना होगा। अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी अभी बहुत ज़्यादा इंश्योर नहीं हो पा रही है। ठीक है, उनकी जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों उस चीज़ को कर रहे हो, उसके पीछे रीजंस, साथ ही साथ में हर एक एक्शन को चेक नहीं किया जा रहा है उनके। ठीक है, इसी की वजह से तो क्या हो रहा है, इसी की वजह से तो करप्शन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, चेक नहीं है कि वो कितना काम कर रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिपोर्ट है ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी को हमें इंश्योर करना होगा और उसके लिए यहाँ पर वो तरीका आपकी बुक जो बता रही है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन से लोग लगातार अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उससे लगातार सवाल जवाब कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारा ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा फास्ट तरीके से कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और जो भी फाइल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी फाइल पर काम किया जा रहा है या फिर कौन सी फाइल एक तरीके से ठंडे बस्ते पर पड़ी है, काफ़ी साल से काम नहीं किया जा रहा और बहुत सारे लोग बार बार जा करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास बोल रहे हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये काम हमारा, आप कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ से जुड़ा हुआ है बट तब भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये सारी इन सब कंडीशन में क्या होगा, आरटीआई जब हम फाइल करेंगे तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कि आप क्यों नहीं कर रहे हो ये काम, और फिर आरटीआई के बेसिस पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं ना, उस आरटीआई के बेसिस पर भी बता सकते हैं कि देखिए ये पर्टिकुलर ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है,
या इस पर्टिकुलर ऑफिसर ने अपनी पावर को मिसयूज़ करा है। ठीक है, तो ये जो जानकारी हम गवर्नमेंट से लेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है ना, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे आरटीआई के जरिए उसको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक ऑफिसर्स को आंसर देना पड़ेगा और उस आंसर के बेसिस पर अकॉर्डिंगली हम अपनी कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, एंड इंश्योर कर सकते हैं कि जो हम उनको बता रहे हैं, जो उनका काम है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही तरीके से निभाए। ठीक है, तो ये वन ऑफ द तरीका है, आरटीआई के ज़रिए हम ये चीज़ कर सकते हैं, उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं एंड और ज़्यादा अकाउंटेबल बना सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल भी किया जाना चाहिए। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक भी किया जाना चाहिए कि कौन मजिस्ट्रेट किस तरीके से काम कर रहा है, कितना काम हो रहा है उसके टेन्योर में। ठीक है, ये चीज़ भी चेक होनी चाहिए। साथ ही साथ में अगर सपोज़ कोई ऑफिसर बहुत अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड भी तो देना चाहिए ना, हमें रिवॉर्ड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा। बाकी सभी लोगों को भी एक तरीके से क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, अगर अच्छा काम करते हैं तो वो नोटिस किया जाता है। ठीक है, बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए, और ज़्यादा अच्छे तरीके से गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, गवर्नेंस में रिफॉर्म लेकर आने के लिए। ठीक है, तो ये सारे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं जिसके ज़रिए हम उनको और ज़्यादा क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। समझ रहे हो? तो ओवरऑल आइडिया क्या दिया हुआ है इसके पीछे, ओवरऑल आइडिया ये है कि नो डाउट कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग भी हैं और वो काम कर रहे हैं, बट कुछ ऐसी कमियां हैं अभी भी जिसको हम रिमूव कर सकते हैं और अपनी पूरी की पूरी जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है उसको बेटर कर सकते हैं, ताकि जो हमारा गवर्नेंस है ना, जो लोगों की गवर्नेंस है, वो और ज़्यादा क्या हो सके, और ज़्यादा बेटर हो सके। ठीक है, और ज़्यादा क्या हो सके, और ज़्यादा बेटर हो सके, और ज़्यादा बेटर तरीके से जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, ये चीज़ है, ये इसका एग्जैक्ट और मेन आइडिया है इसके पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सारी के सारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन को, एक दो लाइन है, कंक्लूजन की एक दो लाइन को पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, और पूरे के पूरे टॉपिक को फिर फाइनली क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। So modern executive is a very powerful institution in government. Executive enjoys greater power compared to the other organs of the government. This generates a greater need to have democratic control over the executive. हमें पता है आज के टाइम में जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इवन ब्यूरोक्रेसी, बहुत पावरफुल है ये लोग। ठीक है, और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो पावर को क्या करना होगा, पावर को सही तरीके से यूज़ भी तो करना होगा कि नहीं करना होगा, है ना। उनके ऊपर कंट्रोल भी तो रखना पड़ेगा, एक चेक भी तो रखना पड़ेगा कि ये अपनी पावर को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए रेगुलर सुपरविजन भी ज़रूरी है और साथ ही साथ एक रेगुलर कंट्रोल भी ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, पीरियोडिक इलेक्शन हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो प्रधानमंत्री है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर सपोज वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में वो चेंज कर दिए जाएंगे। लोग क्या कर देंगे, सरकार बदल देंगे। अगर प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। तो इलेक्शन एक तरीका है चेंज करने का। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के ज़रिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के ज़रिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें एक प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो प्रधानमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या कोई ब्यूरोक्रेट्स भी है, कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी है, उनको विद इन द लॉ काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी एक्शन ले रहे हैं और लोगों के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो कर सकते। तो उनके ऊपर पावर तो दी गई है, पावर है उनके पास, लेकिन पावर के ऊपर एक लिमिटेशन भी है। ठीक है, एक लिमिटेड पावर है कि अगर पावर इस्तेमाल करोगे तो पावर को इसी तरीके से इस्तेमाल करना है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर सज़ा भी दी जा सकती है। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या है, पूरी की पूरी पावर को लिमिट भी किया गया है एंड इंश्योर ये किया जाता है कि पूरी जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो अनरिस्पॉन्सिव ना हो, वो रिस्पॉन्सिव ही रहे हमेशा। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, पूरे सिस्टम में हमारा जो आइडिया ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग करते हैं एंड डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि ये लोग अपने काम को सही तरीके से करें, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली करें एंड अनरिस्पॉन्सिव ना बने ये लोग। ऐसा ना हो कि अपनी पावर को ये मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर को मिसयूज़ ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसके ऊपर एक कंट्रोल चेक करता है। ठीक है, इंश्योर किया जाता है कि अगर कोई ऐसा एक्शन है गवर्नमेंट का जो गलत है, कोई ऐसा कानून है जो गलत है, कोई ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो कि गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली उस पर्टिकुलर डिसीजन को इनवैलिड डिक्लेयर करता है। ठीक है, सिमिलरली लेजिस्लेचर भी एक तरीके से ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर और जो प्रधानमंत्री और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके ऊपर एक कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, ताकि ये लोग अपनी पावर की जो लिमिट है उसी के अंतर्गत काम करें।
और लोगों को सर्व करें, क्योंकि उनको जो पावर दी गई है वो लोगों को सर्व करने के लिए दी गई है, ठीक है, और बेटर पॉलिसी बनाने के लिए दी गई है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कर दिया है हम लोगों ने कंप्लीट। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, और जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से बिगिन करेंगे।